अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं हाजिर हूँ अपने एक और व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग ना मेरे सैटरडे और संडे यानी कि वीकेंड की रूटीन का है। और मैंने यहाँ पे ना कोई इतने ख़ास काम तो किए नहीं थे, लेकिन ये है कि मैंने जो थोड़े बहुत काम किए थे ना, तो उसकी रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जनाब जी सैटरडे का दिन है और यहाँ पे सुबह सुबह उठ के ना मैंने बच्चियों के फीडर बॉयल किए थे। और ये वैसे मेरी डेली की रूटीन है। और बच्चे अभी सो ही रहे थे ना, तो मैंने इनके सोए सोए ना मशीन भी लगा ली थी। और ये 2 बेडशीटें धुलने वाली थी, तो मैंने ना ये भी धो ली थी। एक ये बेडशीट है, ये तो हम ना पिछले दिनों ऊपर लेते रह गए हैं, तो ये मैंने रखी हुई थी। इसके ऊपर ना असल में ना खतीजा ने ना दूध गिरा दिया था, तो ये मैंने ना दूध वाली जगह धो के तो बेडशीट को ना खुशक करके मशीन में रख दिया था वो भी। और फिर मैंने जो बेडशीट चेंज की थी, दोनों बेडशीटें फिर मैंने ना हफ्ते वाले दिन सुबह सुबह धो ली थी। उसके बाद मैंने बच्चों के फीडर बॉयल करने रखे थे और मैं आपको बेडशीटें दिखा रही थी कि जी ये बेडशीटें मैंने धोई हैं। उसके बाद जी वासिफ़ का प्रोग्राम था, वो कह रहे थे कि पाए बनाने हैं, तो मैंने कहा चलें जी, यहाँ मेरे पास छोटे के पाए पड़े हुए थे, यानी कि बकरे के पाए पड़े हुए थे, तो मैंने कहा वो भी निकाल लेते हैं और उनको डीप फ्रीज़ करना है। डीप फ्रीज़ करने के बाद इनको धोना है और धो के ना फिर मैंने ना सैटरडे को ये पाए पकाए थे। अच्छा, पायों की मैंने पूरी रेसिपी रिकॉर्ड की थी, लेकिन जी वो क्लिप मेरे से मिस हो गए हैं शायद। मैं वो डिलीट कर रही थी अपनी एक्स्ट्रा फाइल्स वगैरह, तो उसी के साथ ना 2-4 उसके मेन जो क्लिप थे ना वो डिलीट हो गए, तो फिर मैंने वो उसकी रेसिपी अपलोड ही नहीं की। इंशाल्लाह अभी सर्दी शुरू हुई है तो ये तो पकते ही रहेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ ये भी शेयर कर दूँगी। इनकी रेसिपी फिर किसी दिन शेयर कर दूँगी। और साथ ही मैं आपको कमरे में दिखा रही थी कि जी बेडशीट मैंने उठा ली थी। और बेडशीट उठाने के बाद ना मेरी दोनों बच्चियाँ, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि खाली मैट्रेस पे इतना खुश होती हैं, क्योंकि वो ज़रा स्लिप स्लिप सा होता है ना, स्लिपरी सा होता है, तो उसके ऊपर कूदती हैं, बैठती हैं, उसके ऊपर अपने खिलौने रखती हैं, तो मैट्रेस वैसे साफ़ ही होता है। तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर ये इंजॉय कर लेती हैं और मैट्रेस पे मैं इतने में काम वगैरह कर लेती हूँ, फिर आके एक ही बार बेडशीट बिछा लूँगी। और ना मैंने ना खतीजा को पिलाना था विटामिन डी का टीका। असल में मैंने आपको बताया ना खतीजा की मैंने एक बार पहले फिलिंग करवाई थी दांतों की। तो ना दांतों की फिलिंग इसकी ये है कि ना हफ्ते बाद इसकी दांतों की फिलिंग निकल गई। मैंने इसको 2-3 डेंटिस्ट को दिखाया, बहुत अच्छे अच्छे डेंटिस्ट को दिखाया। 3-3 हज़ार उन्होंने फ़ीस ली और इसके एक दांत की फिलिंग का उन्होंने 1000 लिया। और 4-4 दांतों की, 6-6 दांतों की मैं इसकी फिलिंग करवाती रह गई। इतनी महंगी मैंने इसकी फ़िलिंग करवाई और वो फ़िलिंग इसकी 1 हफ़्ते बाद ही निकल गई। और फिर फाइनली ना मुझे वासिफ़ ने कहा कि नहीं, ये तो कोई हल नहीं कि बंदा फ़िलिंग करवाए, इतनी महंगी फ़िलिंग करवाओ और फिर वो हफ़्ते बाद निकल जाती है। और वो खाने से तंग होती थी, इवन कि उसके दांतों में भी दर्द होता था। वो खतीजा ने ना रोटी खानी बिल्कुल छोड़ दी थी और वो बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी। तो ना मैंने ना उसको डॉक्टर को दिखाया पिछले महीने। तो उन्होंने ना सुनते ही ना कि बच्ची के दांत ख़राब हो रहे हैं, उनको कीड़ा लग रहा है और भुर रहा है, तो उन्होंने कहा ये ना कीड़ा लगना और ये सारा कुछ, ये जो मसला है ना, ये कीड़ा लगना नहीं है, तो ये विटामिन डी की कमी से। तो उन्होंने ना इसको भी विटामिन डी के इंजेक्शन लिख के दिए पीने के लिए। हफ्ते में 1 और महीने में 4 इंजेक्शन पीने इसने। तो फिर वो अब मैं इसको हफ्ते में 1 बार ज़रूर देती हूँ। तो आज खतीजा का भी दिन था विटामिन डी का टीका पीने का, और फातिमा का भी। मैं ना इनको दूध देती हूँ। सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका फीडर छुड़वा दूँ, और फीडर ये छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। फीडर छुड़वाओ तो ये दूध नहीं पीती है। तो इस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर आप में से किसी को पता हो ना कि बच्चे का फीडर छुड़वाने की बेहतरीन तरीका क्या है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ना मैंने ना इसको हाफ़ फीडर में ना ये डाल के दिया था टीका, क्योंकि मैंने पिछली बार इसको फीडर भर के दिया था, तो इसने आधा फीडर पी लिया था और आधा छोड़ दिया था। तो फिर वो आधा टीका ना फातिमा भी नहीं पी रही थी, तो वासिफ़ को खुद पीना पड़ा था। तो इसलिए ना इस बार मैंने इसको आधा फीडर ही बना के दिए कि जितना फीडर पीती है ना उतना ही पी ले, और सारा टीका इसको एक ही बार में दे दें। और यहाँ जी वासिफ़ साहब इसके जो टीका तोड़ा था ना उसका कैप खाली करे थे, क्योंकि इसके बाद मेरे टीके टूटने की बारी थी। जो मेरा टीका ना जब भी उसको तोड़ते हैं ना, हर बार आप देख रहे होते हैं कि हम छुरी से तोड़ रहे होते हैं, क्योंकि इसके साथ जो इसकी कैप होती है ना तोड़ने वाली, ये लूज़ होती है, इससे टूटता नहीं है। लेकिन आज नसीब की बात देखें कि हमने उसके उस वाले टीके की कैप भी संभाल ली, और जो मेरे वाला टीका ना वो अपनी कैप से ही टूट गया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोई दूसरी चीज़ संभाल के रखते हैं और आपकी अपनी चीज़ से ही काम हो जाता है, मुतबादिल आपको इस्तेमाल ही नहीं करनी पड़ती। तो ना विटामिन डी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मेरा हेयर फॉल इससे रुक गया, मेरे जिस्म में हड्डियों में इतनी पेन होती थी विटामिन डी से, आप यकीन करें मैं पिछला पूरा महीना कोई काम नहीं कर सकती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी, इतना मेरे जिस्म में दर्द होता था। बर्तन धोते धोते ना मेरे बाजू में दर्द शुरू हो जाता था। तो ये विटामिन डी के ना इंजेक्शन आज के दौर में तो ज़रूर पीने चाहिए। और मैंने ना पिछले दिनों जब मुझे विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी थी और मुझे लगता था तो कमी है, तो मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च किया था।
तो एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, वो अमेरिकन रिसर्च कंपनी में काम करते हैं, यानी कि जॉब करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह कोविड आया था ना, उसी तरह ना कोविड का पैंडेमिक आया था, इसी तरह ना पूरी दुनिया में इस टाइम विटामिन डी का पैंडेमिक आया हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। सुबह की जो धूप है हम लोग लगवाते नहीं है, गर्मियों में हम एसी में रहते हैं और सर्दियों में हम हीटरों में रहना पसंद करते हैं, और हमारे जो घर हैं वो बिल्कुल ही बंद होते हैं। अच्छा, पाए मैंने बना लिए थे, तो ये सुबह के टाइम ना नाश्ते में बचे हुए वासिफ पाए खा रहे थे। जो थी ना गोश्त, हमारे घर गोश्त हो या पाए हो, वो इतना ज़्यादा गला हुआ होता है ना कि उसे हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और जो गोश्त है ना, हड्डी खुद ब खुद गोश्त छोड़ देती है। हमारे घर में पाए और गोश्त दोनों ऐसे ही पसंद किए जाते हैं। मैं और वासिफ बहुत ज़्यादा गला हुआ गोश्त पसंद करते हैं। और रात को ही मैंने फिर चने भी भिगो दिए थे, काले चने, क्योंकि पाए तो अभी भी आपने देखा काफ़ी पड़े हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं पाए गर्म चीज़ें नहीं खाती। मैंने एक दिन पहले ना, हफ्ते वाले दिन डर डर के थोड़े थोड़े पाए खा लिए थे, लेकिन फिर मैंने ना रात को काले चने भिगोए थे। मैंने कहा मैं भी शौक़ से खाती हूँ, बच्चियाँ भी शौक़ से खाती हैं, और चले हम ये खा लेंगे और वासिफ पाए खा लेंगे। तो बस इसीलिए ना मैं आज फिर काले चने बना रही थी। हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन मैंने ये काले चने बनाए थे, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, यानी कि बस मैंने इसमें साबुत टमाटर और प्याज डाल दिया, हरी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, नमक, मिर्चें, हल्दी और खुशक धनिया इसमें ऐड करके ना इसको पकाने के लिए रख दूँगी। और जब ये गल जाएंगे तो इनको ना अच्छी तरह मैंने ना हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें डाल के भून लिया था, और बाद में मैंने इसमें हरा धनिया भी डाला था, और वो बस इसमें मैंने मज़ीद कोई चीज़ नहीं ऐड की थी, और ये बहुत ही अच्छे टेस्टी से बन जाते हैं। और आपको पता है चने तो वैसे भी इतना ज़्यादा गलते हैं ना, तो जो प्याज और टमाटर हैं इनको तो वैसे ही मलीदा निकल आता है, इनको ना भूनने की भी, फिसाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं रहती। बस मैंने इसमें साबुत गरम मसाले में डाल दिया था, एक लौंग डाल दिया था, और मैंने डाला था इसमें दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दिया था, और 2-3 मैंने ना काली मिर्चें इसमें ऐड कर दी थी। उसके बाद जी ये पकते रहेंगे। और मैंने आपसे अपने पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि जी मैं कपड़े सीने के लिए बच्चों के जो है ना, मैंने सिलाई मशीन निकाली थी, तो उसकी वीडियो मैंने पिछले व्लॉग में नहीं शेयर की थी, तो मैंने सोचा आपके साथ इस व्लॉग में शेयर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने चने भून लिए थे। चने भूनने के बाद ना मैंने इस पॉइंट पे ना इसमें पानी ऐड कर दिया था, और अब जब मैंने पानी ऐड किया तो मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी, क्योंकि मैंने कैमरा ऑफ़ किया था। उसके बाद मैं किसी काम चली गई थी, फिर आके मैंने ना इसमें पानी ऐड किया था। तो बस इसका मैंने हल्का सा शोरा रखा था, और ये बहुत ही टेस्टी से चने बन गए थे। और ये ना जुमेरात वाले दिन का क्लिप है कि मैंने ना सिलाई मशीन को निकाला था, और मैंने सोचा था कि चलो बच्चों के ना मेरे पास पीस पड़े हुए थे, थोड़े थोड़े मेरे अपने ही सूटों से बचे हुए थे। मैंने कहा चले इस विंटर ना इनके कपड़े सी लेती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह दोनों बड़ी हो गई हैं, और मेरे बचे हुए पीसों से अब इनके कपड़े सिलते नहीं हैं, लेकिन फ़ातिमा का फिर भी ऊंचा सा ना, मैंने कहा इतना अच्छा कपड़ा है, फ़्राक सी लेती हूँ, चलो महीना 2 काम आ जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। तो वैसे भी आगे दिसंबर जनवरी जो है ना, उसमें तो शदीद सर्दी वाले कपड़े ही पहने जाते हैं, ये खद्दर वगैरह पहनी भी नहीं जानी। और यहाँ पे मेरी बेटी फ़ातिमा ने ना इसका जो है ना फिरकी भरने वाले का पेच निकाल के ना फ़ातिमा ने फेंक दिया था कहीं, और वासिफ ने ना वो पकड़ के मशीन में संभाल दिया। फिर खदीजा ने मुझे बताया कि मम्मा बाबा ने मशीन में रखा था, तो मैंने बस वो मशीन के अंदर से निकाला, और उसको मैंने इस पे लगाया, और फिर मैंने यहाँ पे धागा भरा, और धागा भरते हुए इतनी ज़्यादा भारी हो गई थी मशीन, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे तो बाजू इस तरह 2 मिनट में ना इस तरह थक गए थे। फिर मैंने कहा कि नहीं जी, इस मशीन को तेल दिए बगैर गुजारा नहीं है। तेल मैंने दिया, लेकिन फिर भी मशीन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, और मशीन में से पता नहीं किस तरह कड़ 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 की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने जनाब इसकी थोड़ी सी सेवा करके इसको रख दिया कि जी आप पड़ी रहें, आप अपनी जगह पे ही पड़ी हुई अच्छी लगती हैं। तो ये कि मेरी जितनी देर मैंने मशीन रखी है ना, आप यकीन करें मेरी दोनों बच्चियों ने इसको इतना छेड़ा है मेरे साथ, इतना छेड़ा, बस मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। मैं काट छांट के मैंने इनके हाथों के अलावा सारी वीडियो बना दी, जो बीच में हाथ मारी थी, तो इन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया था। अच्छा, मैं आज आपके साथ एक और बात शेयर करूँगी कि बाज़ औक़ात हम जिन लोगों के नक्शे कदम पे चल रहे होते हैं, जिनको हम अपना बड़ा बनाते हैं कि जी आप ही हमारे बड़े हैं और आप ही हमारा सारा कुछ करेंगे, और बाज़ औक़ात ना वही जो बड़े लोग बने हुए होते हैं ना, वही हमारी मंजी ठोक देते हैं। हम उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और वो बाज़ औक़ात या तो उन्हें इस चीज़ का तजर्बा नहीं होता, या फिर वो हमें अपने मफ़ाद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि भाई हमारे साथ हो क्या गया। हमें पता तब चलता है जब हमारा नुकसान हो जाता है, या हमारा कोई फ़ैसला गलत हो जाता है, फिर हमें अपनी गलती का एहसास होता है कि भाई हमने अपने काम की ज़िम्मेदारी खुद क्यों नहीं ली, और अगले बंदे पे क्यों डाल दिए। तो लिहाजा जितना भी आप किसी पे डिपेंड करें ना, इतना ज़्यादा भी ना डिपेंड करें कि आपका सारा काम ही ख़राब हो जाए, आपका मामला आपके हाथ से निकल जाए। अपने मामले को ना ज़्यादातर कोशिश किया करें कि अपने हाथ में ही रखें।
क्योंकि जिन लोगों पे हम एतमाद करके अपना सारा कुछ उनके हवाले करते हैं, जिनके नक्शे कदम पे हम चलते हैं, वही लोग ना हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हीं लोगों की वजह से ही हमारा नुकसान होता है असल में।